अभी नेक्स्ट जो आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं तो वैसे इसके ऊपर ही आपका लास्ट आया हुआ है नवंबर 2020, ऐसे पहले भी है, मैं तो इसके ऊपर लिख दूं एक बार ही, मई 2023, इतनी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, एस्केलेशन क्लोज क्या था हम लोगों के पास? एस्केलेशन क्लोज ये था कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सारा कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल चलता है, बट उसमें थ्योरेटिकली कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में एक लाइन लिखी होती है कि सर अगर मटेरियल, लेबर, जो भी एक्सपेंस साइड है हमारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड, जो भी एक्सपेंस किसी भी नाम से है वो क्लोज में लिखा होता है, अगर उनमें कुछ चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टर कहता है अगर नहीं करोगे तो कहता है मुझे लॉस होता है, बीच में छोड़ के भाग जाऊंगा। तो गवर्नमेंट को समझ आ गया कि बीच में या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है बीच में छोड़ने की बजाय, ठीक है जेन्युइन अगर रेट बढ़ गया तो हम भी थोड़ी सी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है वो इंक्रीज कर देंगे। तो कितना रेट बढ़ाना है, कैसे रेट बढ़ाना है, बड़ा डिसाइड हो गया। मैंने आपको जैसे बोल दिया फॉर एग्जांपल सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि देखो हमने मटेरियल, लेबर सब रेट डिसाइड कर लिया, इस क्वालिटी का मैं ये वाला मटेरियल लगाऊंगा। सीमेंट की बात कर लेते हैं छोटी सी, भी सीमेंट का आज एक बैग आता है 350 रुपए का, ठीक है, जितने लगने हैं वो तो उतने ही लगने हैं, तो रेट बढ़े जाना बढ़े उतने ही लगना, क्वांटिटी उतनी लगनी है। बट अगर सीमेंट का रेट बढ़ गया, बढ़ता घटता रहता है, सरिये का रेट बढ़ गया, आपके क्रैशर, ईंट, ब्रिक्स जो भी है बढ़ गया, तो सीमेंट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने कहा अगर सीमेंट का रेट बढ़ गया तो उसने कहा सर कॉन्ट्रैक्टर ने कहा सर देखो घटता बढ़ता तो रहता ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बढ़ेगा मैं तभी तो कुछ बढ़ाऊंगा ना। अब वो 300 से 350 से 355 हो गया आपका, वो मैं रेट बढ़ाऊं तो पॉसिबिलिटी ठीक है, लगने हैं 10,000 बैग, बट इतना तो वेरिएशन चलता ही है ना। तो कॉन्ट्रैक्टर ने कहा एक काम कर लेते हैं, एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, अगर 350 रुपए से बढ़ के 360 रुपए तक हुआ कोई टेंशन नहीं है, मैं बियर कर लूंगा, मतलब नॉर्मल मान लेते हैं 10 रुपए। अगर 10 रुपए से ऊपर बढ़ा, 10 रुपए से ऊपर बढ़ा, तो जितना ऊपर बढ़ेगा ना उसका 50% वैल्यू निकाल के हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा रेट हो गया 372 रुपीज, तो बताओ कितने रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में जुड़ेंगे? 372 रुपीज। 350 रेट था, 360 तक कुछ नहीं बढ़ना था, नो 360 तक कुछ नहीं बढ़ना था, ऊपर कितना बढ़ा? 12 रुपए, 22 नहीं, 22 नहीं बढ़ेगा। 350 से 360 तो नॉर्मल इंक्रीज था, वहां तक तो उसने भी बियर कर लेना था, तो 360 से ऊपर कितना बढ़ा? 12 रुपए। 12 रुपए का हमने कितना निकाला? 6 रुपए। 6 रुपए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड। यही फिगर अगर लैक्स में लिखी होती तो लैक्स में ऐड हो जाता। यही एक लाइन के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन, बट जो लाइन मैंने आपको ऐसे बता दी है वो है इंग्लिश में लिखी हुई है। प्रॉब्लम इज दिस, नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल पार्ट हो गया ना, चलता ही रहता है। आपको क्या पता मटेरियल का रेट घट रहा है बढ़ रहा है, बट जब एक रेट से ऊपर बढ़ेगा तो उससे ऊपर जो बढ़ा हुआ रेट है उसका कुछ परसेंट कौन देगा? कॉन्ट्रैक्ट भी देगा। वो 50% दे, वो 25% दे, वो 20% दे, वो 10% दे, वो 100% दे, वो लमसम अमाउंट दे, में कोई मतलब नहीं, जो कहेगा हम उतनी वैल्यू निकाल के कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में ऐड करते हैं। क्लियर? अब मैं दोबारा से लाइन बोलूं, सुनना। यही 350 रुपए रेट था और डिसाइड हुआ कि अगर 360 रुपए तक बढ़ा तो ठीक, 360 रुपए तक बढ़ा तो ठीक, अगर उससे ज्यादा बढ़ा तो ज्यादा बढ़े हुए अमाउंट का 25% कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंक्रीज कर, और सीमेंट का रेट बढ़ गया 10%। अब बताओ कितना अमाउंट जुड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में? 350 था, 360 तक कोई दिक्कत नहीं थी, 360 से ऊपर बढ़ा तो बढ़े हुए प्राइस का 25%, और जब पूछा कि सीमेंट का क्या रेट बढ़ा है, बोले सीमेंट का रेट 10% इंक्रीज हुआ है। 8 पॉइंट पक्का? बाकी बच्चे बताओ। अभी तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, अभी जब इंग्लिश पढ़ने की बारी आएगी तो समझ भी नहीं आएगा बोल क्या रहा है ये। 350 रेट है, 10% बढ़ाया तो मतलब 35 रुपए बढ़ेगा, 360 तक तो दिक्कत ही नहीं थी, 10 रुपए और छोड़ दो आप, तो बाकी बचे 25 रुपए, 25 रुपए का 25%। ठीक, अब मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, फिर ध्यान सुनना। ये कहा गया कि 350 रुपए का रेट है, जितने परसेंट बढ़ेगा उस बढ़े हुए परसेंट का 25%। ठीक है, बट कुछ तो बढ़ेगा बढ़ेगा। अब पूरा सुनो, 350 रुपए रेट है, कहा गया कि अगर 5% तक बढ़ा
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5% से ऊपर बढ़ा तो बड़े हुए का 25% हम लोग आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देंगे। 5% तक दिक्कत नहीं है। कितने तक? 5 तक दिक्कत नहीं है, 5% तक। अगर 25% तक, सॉरी 5% तक बड़ा दिक्कत नहीं है, बट अगर उससे ऊपर बढ़ा तो बड़े हुए का 25%। और प्राइस बढ़ा कितना है? 25%। 350 रुपए रेट है, 25% प्राइस बढ़ चुका है, 5% तक दिक्कत नहीं है, ऊपर बढ़े हुए प्राइस का 25% प्राइस बढ़ेगा। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कितने पैसे ऐड होंगे? सत्रह पॉइंट पांच निकालो सब लोग। 17.5 ही है। पता नहीं क्या बोल दिया। जो मैंने क्वेश्चन बोला ना, यही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लॉलीपॉप खिलाते 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 वहां तक ले गया जो क्वेश्चन में आने वाला। यही 5 नंबर क्वेश्चन, यही लाइन लिखी है, परसेंटेज भी लिखी है, 25 5 25 ही लिखी है, ये लिखी है ना। निकला कितना? 17 किस चीज का नहीं निकला? निकला 17.5 निकला। 350 रुपए रेट चल रहा है, 5% तक इंक्रीज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5% से ऊपर इंक्रीज हुआ तो जितना इंक्रीज होगा उस पोर्शन का 25% हम लोग अपना प्राइस बढ़ा देंगे। जितना बड़ा 5% से ऊपर उसका 25% हम रेट बढ़ा देंगे। और एक्चुअल में जब चेक किया तो टोटल 25% रेट बढ़ा था। सीधी सी कहानी है ना, इतनी मुश्किल करने की जरूरत क्या है? अमाउंट में जाओ ही बाद में, 5% तक कोई दिक्कत ही नहीं। कितना बड़ा? 25, तो 5 तो छोड़ देते हैं, मतलब कितना बड़ा? 20, तो 20 का 25%, 35 का 20%, 350 का 20% निकला कितना? 70 रुपए। और 70 रुपए का 25%, 17.5 आ गया। सम खत्म। आ जाए इस पे भी अब, यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बीकॉम से लेके पीएचडी तक हर क्लास में देख लिया मैंने, सब में सेम है, फिगर भी सेम है ऑलमोस्ट, आंसर भी सेम है। डब्ल्यू लिमिटेड अंडर टू के कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹5 लाख। अब अपने दिमाग से निकाल दो कि हम कोई एस्केलेशन का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इट इज वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। 5 लाख ऑन 1 जुलाई 2020, ऑन 30th June 2021 when the accounts were closed, the following details about the contract was gathered. वही डेबिट क्रेडिट, मल्टीपल परचेज डेबिट, वेजेस पेड डेबिट, जनरल एक्सपेंस मटेरियल ऑन हैंड क्लोजिंग क्रेडिट, वेजेस अक्रूड प्लस इन वेजेस पेड, वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट, कैश रिसीव्ड नोवेयर, कहीं नहीं आएगा। वर्क अनसर्टिफाइड, मैं अगर आपको बोल दूं प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, अगर यही क्वेश्चन खत्म मुझे 5 नंबर का पेपर में आया, कर सकते हैं ना। मैंने इसका आंसर नहीं किया, आंसर आपके पास किया होगा, देखो। तो सब उतारने के बाद सब लिखा होगा। क्रेडिट साइड में एक आइटम और लिखी होगी, क्या आइटम लिखी है क्रेडिट साइड में? आंसर नहीं है इसका, क्या बनाया हुआ? एंट्रिया। चलो कोई बात नहीं, एंट्री दारों का डेबिट साइड में उतर जाए क्रेडिट साइड। सिर्फ एक आइटम हमसे पूछेगा कि आपको लगे कि इसमें अगर अकाउंट की फॉर्म में आता है, पहले अकाउंट सीख लेते फिर देख लेंगे उन्होंने क्या बनाया वो। कोई सबसे पहले क्या गिवन है? मटेरियल परचेज कितना? 1 लाख। नेक्स्ट आइटम कितना? वेजेस पेड $45 प्लस कितना? 4। उसके बाद टू जनरल एक्सपेंस 10,000। और नेक्स्ट क्या? बाय मटेरियल एट साइट कितना? 25। और बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड कितना? 2 लाख रुपए। उसके बाद वर्क
अनसर्टिफाइड कितना, और बोल दूं अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो यहां पर निकाल देते टू नोशनल प्रॉफिट, बट इसमें लगा हुआ एस्केलेशन क्लोज, जरूरत नहीं अभी, रुक जाओ, कोई जरूरत नहीं इसे निकालने। एस्केलेशन क्लोज में इसका मतलब हम अपना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देते। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया होता तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो अब मेरे को क्रेडिट साइड में अपनी एक वैल्यू बढ़ानी है कॉन्ट्रैक्ट की, तो बाय एस्केलेशन क्लॉज ये अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो ये अमाउंट कितना आना चाहिए, मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बड़ा क्वेश्चन भी दे, कुछ भी दे, कोई भी आइटम दे दे इसके साथ में वो, कि उसका टारगेट, अगर क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा ना तो वैसी बात है इनमें भी आपको दे देगा, जो डेप्रिसिएशन ये वो दे रहा था सब कुछ प्रॉब्लम देगा, बट मेजर ये पूछा तो इसीलिए 5 नंबर का भी, और सेम क्वेश्चन 10 नंबर का भी आ सकता है। जब यही क्वेश्चन इसने पूछा 5 नंबर का, अब नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, द अबव कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड एस्केलेशन क्लॉज विच रीड एज फॉलोज। अब जो मैं आपको हिंदी में बता रहा था अब वो यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है, इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ मटेरियल और एंड रेट्स ऑफ वेजेस, मतलब अभी तक हम सीमेंट की बात कर रहे थे, दो चीज की बात कर रहे हैं, मटेरियल के लिए भी और वेजेस के लिए। इफ इन द इवेंट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मटेरियल एंड रेट ऑफ वेजेस बाय मोर देन 5%, अगर 5% से ज्यादा बढ़ा, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली बाय 25% ऑफ द rise in the cost of material and wages beyond 5% in each case। मतलब अगर 5% से ज्यादा बढ़ा तो जितना 5% से ज्यादा बढ़ेगा उसका 25%, बात समझ आ गई। अब बढ़ा कितना ये तो मालूम नहीं। इट वाज, अब यहां से पढ़ना ध्यान से, इट वाज ऑब्जर्व्ड या फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट, जिस दिन हमने एग्रीमेंट साइन किया, काम करना स्टार्ट किया, द प्राइजेस ऑफ मटेरियल एंड वेजेस इंक्रीज्ड बाय 25%, इसका मतलब 25% बढ़ गया। तो हमने ऊपर क्या बोला था, 5% से ऊपर जितना बढ़ेगा उसका 25%, और बढ़ा भी कितना 25%, तो 5% से ऊपर देखना है, तो 25 माइनस 5 20%, 20% का 25%, यही करना है। द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द अबव क्लॉज। तो जो आपको क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड दे रखा है उसमें अभी तक ये वाला एस्केलेशन का अमाउंट ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए तो हम लोगों ने उसको अलग से लिखा, नहीं तो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता, इसलिए हमने अलग से लिखा बाय एस्केलेशन क्लॉज, कितना अमाउंट यहां पर आएगा। तो वर्किंग नोट के लिए दो चीज के लिए आएगा, एस्केलेशन क्लॉज नंबर 1 चेक करते हैं मटेरियल के लिए, कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम हुआ, नो, मटेरियल कंज्यूम पहली 1 लाख माइनस 20, 75,000 रुपीज का मटेरियल हमें गिवन था, ठीक है। इंक्रीज अबव 5%, इंक्रीज अबव 5%, कितना 25% माइनस 5% इज इक्वल टू 20%, ये होगा ना, इंक्रीज अबव 5% 20%। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, जो मेरा अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालने के लिए मैं लिखा 75,000, टोटल मटेरियल लगा 75,000 रुपए का। ये किस रेट से लगा, जो आइटम 100 रुपए की आती थी वो कितने की आई बढ़ के, इंक्रीज होने के बाद 125 की आई, कितने की आई 125। मैंने कहा डिवाइड बाय 125, डिवाइड बाय 120, बट 5 तक तो मैंने, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो मुझे कितनी दिक्कत थी, 5 से ऊपर कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय 20, कितना बना 12,000। क्लियर। इसका कितने परसेंट बढ़ाना है, मल्टीप्लाई बाय 25%। अब जब ये लिखा होता ना, ये सिर्फ इसलिए कंफ्यूजन डाली गई क्वेश्चन में, दोनों बार 25 लिखा हुआ है,
अगर ये दोनों परसेंटेज 25-25 ना बोल के एक बारी 30, एक बारी 15, एक बारी 18 कुछ भी बोली होती, 1 सेकंड लग रहा होता। तो पता नहीं कौन सा 25 सर, ये 25 यहाँ क्यों लिया सर, ये फिर ये वाला फिर दोबारा 25 है, क्योंकि 2 बार 25 है। तो जो उसने मेरे को बोला कि सर जो आपको मटेरियल भेजा है ना, सारा 125 रुपए के हिसाब से आया है, तो 105 तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, ऊपर के 20 की दिक्कत है। तो मैंने कहा 75,000 रुपये अगर 125 रुपए के बराबर है, तो इसमें 20 कितना जुड़ा हुआ है, तो हमने 20 का प्रोपोर्शन निकाल लिया, कितना 12,000 रुपये, और 12,000 निकाल के उसका 25%। मैं ऐसे भी कर सकता था इसको, 75,000 ओरिजिनल रेट था, डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25। मैंने पहले पूरा ही निकाल दिया, बताओ कितना रेट बढ़ के आया, 15। कहा कि 5% तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसके ऊपर की दिक्कत थी, तो 15,000 अगर -5% नहीं, 15,000 अगर 25 है तो 20 कितना होगा, मतलब 5 छोड़ गए, -5% नहीं कर देना हमको, कितना होगा 12,000। फिर 12,000 का कितने परसेंट बढ़ा, 25%, 3,000 बढ़ा। अब जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है, वो तो यही फॉलो कर लो, क्योंकि उनको पहले जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो हिंदी में समझ आ रहा है, फिर हिंदी के बाद वो मैथमेटिकली समझ आ रहा है कि मेरे को उसका लिखना क्या है। तो यहाँ बड़ा सीधा लिखा हुआ है, 75,000 रुपये रेट था, 125 के हिसाब से हमारे पास मटेरियल आया, 5 की दिक्कत थी नहीं, ऊपर की दिक्कत थी, मतलब कितनी 20 की, तो मैंने 20 की वैल्यू निकाल ली, और जितने की दिक्कत थी उसका 25% वैल्यू हमने बढ़ा दी। ये सेम मटेरियल के लिए था, और किसके लिए, मैं 1 मिनट लेबर का करा के फिर आपका देखता हूं। लेबर का कितना अमाउंट है बताओ, 50,000। 50,000 लेबर के लिए अलग बोला उसने कुछ, सेम, डिवाइड बाय 125 गुना में 20, कितना हुआ 8,000, गुना में 25%, कितना टोटल, कितना 5,000। नंबर 1, सॉरी नंबर 2, और ऊपर नंबर, ऊपर क्वेश्चन में जाएंगे, यहां जाके लिख देंगे 5,000। अब निकाल दो नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग। अब बोलो क्या कह रहे हैं, बस यही था, अब बता देते हैं ऊपर। अब बताओ क्या कह रहे थे, ये वाला इसको आगे माइनस लिखते हैं, ये वैल्यू कर क्या लिखे, 75,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 5, ठीक है, ये लिख दिया, इसके आगे माइनस कर दो, लिखो ही बड़ी, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो 75,000 डिवाइड बाई 125 गुना में 5 लिखते हैं, तो क्या आंसर आएगा 3,000। इसके बाद इस वैल्यू को माइनस 15,000 में से अपॉन 125 ले लिया, हाँ, और 5 निकाल लिया, -5, मतलब ये 5 ऐसे ही लिखना है ना, जब लिखा ये 3 आ गया। अब आगे करें 15,000 माइनस 3,000, ये करें ना, 15,000 माइनस 3,000, अब लिखे 12,000, अब उसका 25% ना, आपने एक से दोबारा से डबल कर दिया, आपने पहले 5 निकाला, फिर 25 में से 5, मतलब इसके बाद भी अब ये कह रहे हैं पहले ये निकाले, मतलब कॉमन लग रहा है ना फॉर्मूला, 75,000 अपॉन 125 बाहर लिख दिया, और ब्रैकेट में 25 माइनस 5, समझ गया, समझ गया, मैं समझ, ऐसे बेचारे हिल जाएंगे, मेरे को तो समझ आ जाएगा। मैं बताऊं ये ना एट द टाइम जब आप पेपर में, एग्जाम में, पेन आपके हाथ में, दिमाग कैलकुलेटर चल रहा होता है ना, ये उस टाइम की पोजीशन है। क्या समझ आ रहा है, छोटा बड़ा, इंग्लिश हिंदी मैथ, क्या लगा क्या नहीं लगा, क्या लाइन पड़ी गई उस पर। अगर किसी को जब आप कुछ करते हो ना, तो इतना जरूर करो जब तक आपके एग्जाम नहीं है। जैसे मैंने अल्टरनेट मुझे लगाया, मैं यार मैंने एक लाइन वो लिखी है, एक ये स्टेप लगाया, तो मुझे लगा यार ये ज्यादा बेटर है। आप भी जब घर पे करते हो ना, जैसे टीचर ने करा, जो टीचर ने कराया तो वही आपको करना है। मैं तो क्लास में सबसे नालायक बच्चा देख रहा हूँ, उसको कैसे समझ आएगा, मुझे तो उसको समझाना है। अगर किसी को समझ आ रहा है यार मेरे को तो एक लाइन में ही काम सोल्व हो रहा है, तो 5 लिखने की जरूरत क्या है, तो आप करो ना एक में, किसने कहा कि 5 में करना।
बट अगर आपको लग रहा है कि मैं जो लिख रहा हूं अगर वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो फिर आपको समझाने की जरूरत है, अदरवाइज कैसे भी करो। बट आपको पेपर में कोशिश करनी है शॉर्ट से शॉर्ट तरीके में ही करो ताकि आपका टाइम बच जाए। कोई प्रॉब्लम, जैसे नीचे लाइन मैंने करा ही नहीं, अब मैंने कहा सेम है तो सेम कर दो। क्लियर? क्या था, किसी को डाउट हो? सर एक बार रेट चेंज करना है, कोई भी चेंज कर लो, बताओ, कुछ भी कर दो आप, वहां बोलो। सेम मत करना है, अलग अलग तो सबसे आसान है, बताओ बोलो। 18-12 मटेरियल बताओ 75,000 रुपए का, बताओ क्या रहे, तुम बताओ, कोई कोई स्टेटमेंट बना के बताओ। अरे रेट हाँ बताओ, रेट बताओ, बताओ 30%, 30% क्या करें बताओ। मतलब जैसे 10% से ज्यादा हुआ 10% से ज्यादा हुआ तो उसका 30%, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में और प्राइस बढ़ा कितना है? प्राइस 20 करें? तो मतलब जो 75,000 रुपए का आपने खर्चा किया, अगर 20 रुपए रेट बढ़ के आया तो इसका मतलब 120 रुपए की आइटम मिली आपको, डिवाइड बाय 120। आपने कहा 10 तक तो दिक्कत है नहीं, ऊपर की दिक्कत है, तो मतलब कितना? 10। जो वैल्यू निकले निकालो, कितनी निकली? 6 टू उसका कितना परसेंट? इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है, फिर हिंदी में बनानी है, फिर मैथमेटिकली बनानी है, कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? और बताओ, कुछ भी लिखते चले जाओ। सर आपको लाइन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये लाइन रीड करनी है, चाहे लाइन समझ आ गई, क्वेश्चन यही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बी कॉम, एम कॉम, एम फिल, एम बी, मैंने सब क्लासेस पढ़ ली, सी एस सी एम ए, सब क्लासेस में सब जगह पर क्वेश्चन सेम ही है। क्लियर? अब ये वर्डिंग अब सुन लो, अब जो मैं पिछले कितने सालों से बोलता आ रहा हूं, आज तक वो पेपर में आया नहीं, कभी कभी पेपर में नहीं आया आज तक। कभी किसी के अटेम्प्ट में आ गया, मैंने बता रखा होगा, तो मतलब वो क्वेश्चन आ गया जो मन सर ने क्लास में बताया था और दुनिया की किसी बुक में नहीं है। और मैं ऐसे बोलना तो नहीं चाहता, बट जब हम लोगों के पास क्वेश्चन बनने आते हैं तो ऐसे ही दिमाग के बने बनाए क्वेश्चन हम लोग वहां पर डालते हैं। मैंने इस लाइन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बस, अब बताना उसका आंसर क्या होगा। पूरे क्वेश्चन में एज इट इज आएगा पेपर में, एक लाइन चेंज होकर आएगी। इट वॉज फाउंड से जहां लिखा हुआ, इट वॉज फाउंड दैट आफ्टर 6 months ऑफ द एग्रीमेंट, क्या लिखा हुआ था? आफ्टर 6 months ऑफ द एग्रीमेंट द प्राइजेज ऑफ मटेरियल एंड वेज रेट इंक्रीज बाय 25%। ये तो आपने लिया जब पहले दिन से ही रेट बढ़ गया, मैंने बोला 6 महीने बाद रेट बढ़ा है, पहले नहीं बढ़ा। डिवाइडेड बाय 2 करने के उसको जो भी डेटा है उसमें। मतलब आपको लगता है मैं इतना आसान पर्सन हूं? मैं पेपर बना के दे रहा हूं, गंदे दिमाग की गंदी सोच, तो मतलब ऐसे बना के दूंगा, मतलब जो आंसर है फिर 2 कर दो। चलो बोलो कि अगर क्वार्टरली बढ़ा हो तो फिर 3 क्वार्टर के बाद बढ़ा, चलो अब बताओ। आफ्टर 9 months अपॉन 12 12 into 9, 9 months बढ़ा, 9 months नहीं बढ़ा, इंक्रीज आफ्टर 9 months। मतलब आप समझ रहे हो, आपने दिमाग चलाया ही नहीं, ऐसे ही मैंने बोला ये लो। हाँ? सर हम तो एग्जाम एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ना। क्या बता रहे हो मतलब? मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ ना, जितनी लाइन मैंने पढ़ाई उतनी लाइन इंग्लिश समझ आ गई, जितना एग्जाम्पल दिया उतना आ गया, बस दैट्स ऑल, इससे ऊपर नहीं। और मैंने आपको ये भी बोला कि क्वेश्चन एक ही है, जो ये क्वेश्चन मैंने बोला अगर मैं ये 10 टीचर के सामने रख दूं तो 9 टीचर के क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि कभी देखा ही नहीं ना। बी कॉम वाले के सामने रख दो उसको तो 100% है, कहता है तो क्वेश्चन ही नहीं देखा हमने कभी आज तक। डी के को भेजेगा पहले भाई इसको लिख पेस्ट कर, तो मैं भी आगे चलाऊं कहीं पर। तो आप सोच के देखो, जब मैंने आपको ये बोला, ध्यान सुन लेना, कहीं आना नहीं है दिमाग में, अगर पेपर में कहीं क्वेश्चन आ गया एक में, इसको कितना भी मुश्किल और कितना भी आसान कर सकते हैं। हर बारी बता देता हूँ क्लास में, जिसको याद रह जाए, किसी को समझना हो तो पता लग जाता, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला कि जो 75,000 रुपए आपको 125 रुपए के हिसाब से आया मटेरियल, पहले दिन से ही 100 रुपए की चीज आपको कितने की मिली? 175 रुपए की, शुरू से ऐसे मिली ना। अब ध्यान से देखना, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, इफ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इफ मटेरियल रेट इंक्रीज आफ्टर
6 मंथ्स। आपका कहना सर 3000 ऊपर निकला था, डिवाइड बाय 2 कर दो, 1500 आंसर दे दो। अब कहानी सुनो क्या हुई होगी पता आपको। पहले 6 महीने तक रेट बढ़े ही नहीं, आपके पूरे 12 महीने 6 मंथ तक आपको यूनिट का रेट 100 रुपए ही मिलता रहा। जब कॉन्ट्रैक्टर खरीद रहा था पहले 6 महीने तक 100 रुपए आता रहा, फिर अगले 6 महीने में 125 रुपए के हो गया। तो इसका मतलब इसके ऊपर तो कुछ एप्लीकेबल ही नहीं होना, नो एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट होनी है? नो। प्रॉब्लम कब आई सर? 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद आई तो प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होगी ना। और आपने जो पूरे साल में मटेरियल खरीदा कितने का आया? क्या बोलूं, 37,500 का यहां पर आया, 37,500 का यहां पर आया। उतना ही मटेरियल 100 रुपए के हिसाब से आ रहा था 37,500 का, फिर 125 का 125 का। तो पहले मुझे इन 6 महीने का ये वाला अमाउंट निकालना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ इसी अमाउंट के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। जैसे लेट नॉर्मल रेट इज एक्स लेस, क्या अज्यूम किया? अज्यूम फर्स्ट 6 मंथ टोटल मटेरियल इज एक्स। मैंने क्या अज्यूम किया? लेट 6 मंथ मटेरियल कॉस्ट, पहले 6 महीने में मैंने टोटल मटेरियल कितना यूज किया? एक्स अमाउंट। तो अगले 6 महीने में कितना किया होगा बताओ? 1.25x। इतना क्या होगा ना, रेट बढ़ के मिला। तो 1x प्लस 1.2x इज इक्वल टू 75,000। x की वैल्यू निकालो क्या आएगी? बोले x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाय 2.25, निकालो कितना हुआ? 33,333। इतना हुआ। तो इसका मतलब पहले 6 महीने में कितना यूज किया? ये यूज किया। अगले 6 महीने में कितना आया होगा? प्लस 25%। इसी में ऐड कर दो बेशक, चाहे ऐसे निकालो चाहे इसमें 25% ऐड कर दो। कितना हुआ? 1666। इतना। तो क्या इसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगना है? नो। कब रेट बढ़ा आपका? यहां पर आकर रेट डिवाइड बाय 125 गुना में 20, निकालो क्या वैल्यू आई? 666.66 आ रहा होगा इंटू 25%, निकालो कितना आया? 16 जो भी आ। और समझ आया? ऐसे होती है कहानी। डिवाइड बाय 2 कर दो ना, कौन सा फर्क पड़ रहा है? हम कर दो तो आराम से आपको पढ़ना है उसको। ये क्वेश्चन कभी नहीं बना कभी आज तक, और एक दिन पेपर में आना है 10 नंबर का। अगर पूरी दुनिया का क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि अभी किसी क्लास में कराया ही नहीं, जुड़ते नहीं है ही नहीं, कहीं प्रिंट ही नहीं हुआ कभी आज तक। एक क्वेश्चन और दो, अब तो पता लग गया। मिडिल का रेट 3 महीने बाद बढ़ा, 3 महीने बाद। मटेरियल रेट इंक्रीज आफ्टर 3 मंथ्स। सॉल्व करो, सब कुछ वही, क्वेश्चन सब वही। रेट इंक्रीज आफ्टर 3 मंथ्स, नॉट 6 मंथ्स। आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? सेम रहेगा। आपको फिर मैं इतना शरीफ लग रहा हूं? करो, चलो करो 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 करो। किए आज आप घर जाना, मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ। जगह ऐसे बोला ना, बताता हूँ। इससे पूछना कि घर जाके एक प्रैंक करे, अपने छोटे भाई बहन को एक वीडियो दे, घर जाके मम्मी से बात करे, मम्मी से दोनों की वीडियो बननी चाहिए था ना, रील डालते हैं इंस्टाग्राम वाली, ऐसी रील बिल्कुल से। और घर जाके मम्मी को बोलना खाना लगाओ, मम्मी खाना लगाएगी, और जब वो खाना लगा ले, 2 चपाती खिला दे, तो कहना आधी रोटी और दे। आधी बोलते हो ना, खाली आधी आपने। और फिर थोड़ी देर बोलना मम्मी को और तो नहीं लीजिए, 33.33% और दे दो। और फिर तो मम्मी का रिएक्शन हो जैसे तुमने अभी बोला, वैसे ही रिएक्शन वहां से भी होगा। और कुछ हाथ में होगा तो चप्पल और पड़ जाएगी ना। तेरे को 33 बड़ा अंग्रेज बन रहा है। तो आप कहोगे मैंने पहले कौन सा 50% बोला था? हाँ, अगर उनको बोलो कि आपने पहले भी तो मुझे 50% दिया है,
तूने कौन सा पहले 50% बोला था? तो भाई बोला नहीं था, बस आधी तो समझ आ गई थी। तो यहां पर 6 मंथ्स कहीं लिखा नहीं था, बट इनडायरेक्टली आपने 6 मंथ्स लगा के ही फॉलो किया। पता आपको? नहीं पता, क्योंकि मैंने फिर पढ़ाया ऐसे ही। 6 महीने क्वेश्चन तो कभी भी हो जाएगा। ऐसे तो एफएम में तो देखना कितने ही लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा। यहां जब मैंने अज्यूम किया था ना, लेट 6 मंथ्स कॉस्ट, या 6 मंथ्स की कॉस्ट अज्यूम नहीं करनी थी, करनी थी लेट 1 मंथ मटेरियल कॉस्ट कितना, एक्स। 6 मंथ्स कॉस्ट कितनी होती, 6x। यहां क्या करते, 1 मंथ कितना, 1.25x। 6 मंथ कितना, 7.5x। तो जो इक्वेशन मैंने बना दी थी, अभी क्वेश्चन क्या बनती, 6x प्लस 7.5x इज इक्वल टू 75,000, यही बनती। अब निकालो यहां पर x की वैल्यू क्या आती है आपकी, निकालो कितनी वैल्यू आई, 5,500.55, ठीक है ना। ये कितने महीने की है, 1 महीने। मुझे कितने की चाहिए, 6 महीने की। 5555.55 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया। 3 months का आएगा 1 month। मैंने तो तब भी पर मंथ ये जूम किया था, बट वो 6 महीने आधा आधा था, तो किसी को पता लगा ही नहीं। फिर जैसे ही मैंने क्वेश्चन बदल दिया कि इसको करो 3 मंथ्स। अब अगर पहले वाला मेथड पर मंथ ही कराया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या बनेगा मालूम है, लेट पर मंथ एक्स, 3 महीने का 3x, 1.25x, 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना, 75,000। x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइड बाय 14.25x कितना, 5263.3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5263.157 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना, 15,789.47। जो भी आ गया इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो। 5263.157 मल्टीप्लाई बाय 11.25 कर दो। 4736 गलत है। अब आप सोच सकते हो कितने कैलकुलेटर रखे बैठे हैं, मेरे को कैसे पता लगा गलत है। मैं तो सिर्फ ये देखा 15 और 47, 62, मगर तो 75 बनना चाहिए। आप लग रहे हो हाथ चलते हुए कहां से कमांड आ रही है मालूम है, दिमाग में से। नहीं आ रही हो तो लिख दो, ये लो। मैं कुछ 1 सेकंड के लिए मैं कुछ और सोच रहा होता ना, कोई ऑफिस की बात, घर की बात, चल लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच तो लूं, कहीं और चल रहा था, ये वही लिखता जो आप बोल रहे हैं, समझ लो। 59.532 जो भी आपका आ रहा है, ये था। इसके ऊपर डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 20, जो भी वैल्यू निकले मल्टीप्लाई बाय 25%, आंसर निकला 2368.4 जो भी क्लियर। अभी एक और इंग्लिश बोलूंगा फिर प्रॉब्लम, समझ ना। तो आपको मैं डे 1 से क्या सिखा रहा हूं कि जो इंग्लिश लिखी हुई है उस इंग्लिश को जस्ट रीड करना है, उस इंग्लिश का मीनिंग निकालना। अगर आपको आ गई तो एस्केलेशन में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है नथिंग। भाई अब सोचो 1000 क्वेश्चन मैं क्यों बनाऊं, क्वेश्चन तो बना के उन्होंने दे रखे हैं, पढ़ के मैं तो 1000 क्वेश्चन सोल्व भी कर सकता हूं। और आपकी प्रॉब्लम आंसर में नहीं है, ऑलवेज कंसीडर करो आंसर में नहीं है, आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो नहीं समझ आता। आंसर में तो प्लेन लिखा हुआ है,
तो कर दिया। अगर आपको समझा दिया कि क्या लिखा हुआ तो मीनिंग आपको समझ आ जाएगा। कितने बच्चे हैं जिसको जीएसटी अपने आप से आता है? जीएसटी में क्या चीज है पढ़ने वाली बताओ, पता आपको? जीएसटी के अंदर नोट इवन मैं बता दूं 80-90% कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं है। इंग्लिश लिखी हुई है ना, वो इंग्लिश लिखी हुई है, उसको आसान समझा के आपकी तरफ खुश। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, आईजीएसटी, पता नहीं कौन सा डीलर, वो इंग्लिश में लिखा ही तो है। वो इंग्लिश में डायग्राम बना के, एक राम बना के, एक शाम बना के, ये बना के, वो बना के, वो इंग्लिश तो लिखी हुई है, उसको बदल सकता है कोई? आप अगर घर जाके वो इंग्लिश रीड करो, इनकम टैक्स, लॉ, ऑडिट, EIS, सब कुछ तो आता ही तो आपको, क्या प्रॉब्लम है? वो इंग्लिश रीड करना, उसका मीनिंग निकालना, उसकी सब चीजें कैलकुलेट करना। अभी बता दूं आपको, मैंने बोला कि ऑडिट और EIS में नंबर नहीं आते, उसका रीजन ये है वहां पर कुछ लॉ नहीं है हमारे पास। कम से कम जीएसटी में किसी ने कुछ समझा दिया, डायग्राम लॉ में समझा दिया, जीएसटी में समझा दिया, इनकम टैक्स समझा दिया, कोई ना कोई फिगर डल जाएगी। कम से कम जोड़ तोड़ के जैसा भी लिखोगे, टेढ़ा मेढ़ा भी लिखोगे, मीनिंग तो वही निकाल दोगे जो लॉ का बनता है। और ये इसमें तो कोई लॉ है ही नहीं, पता ही नहीं क्या लिख के आओगे। ऑडिट में तो पता ही नहीं क्या लिखोगे, मालूम ही नहीं, ऐसे में तो मालूम ही नहीं क्या लिखोगे। तो कम से कम चाहे डायग्राम बनाओगे जीएसटी में, चाहे लाइन कुछ भी लिखोगे, अल्टीमेटली मीनिंग तो वही निकालोगे। आईजीएसटी तभी लगता है जब वो इंटरस्टेट सप्लाई होती है। सर ने बनाई होगी ना फोटो, एक हम बैठे हैं हरियाणा में, इधर जाएगी एक गाड़ी दिल्ली, एक गाड़ी गुड़गांव से फरीदाबाद, तो ये फरीदाबाद विद इन हरियाणा, विद इन स्टेट, विद इन इंट्रा पढ़ना, यहाँ लगेगा CGST है GST। तो भाई वो लाइन लिखी हो, केजरीवाल और खट्टर कुछ भी मतलब, तो भाई वो है ही वही ना, क्या कर लोगे आप बताओ? तो चेंज पॉसिबिलिटी है। अब वो डायग्राम बनाओ, एग्जांपल्स, अगर ये ना समझाने पड़े और किसी को इंग्लिश रीड करनी आती हो तो वही लिखा हुआ ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब उसको हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग अलग है कि उसको कैसे पढ़ना है, कैसे वर्किंग करना है। अब जैसे मैंने भी आपको बोला, ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, कुछ बच्चों ने सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर किया था तो हमने बस वाला क्वेश्चन किया था। मैंने जो क्लास में कराया वो 2 वाला था। जिस बच्चे ने स्कैनर में से किया होगा तो 3 में आता वहां पर, जैसे उन्होंने 3 का 4 का भी आ सकता है। ये बार बार ऐसे ही देगा 6 मंथ और 3 मंथ्स। मैंने बोला फर्स्ट 3 मंथ्स नो इंक्रीमेंट, नेक्स्ट 3 मंथ रेट इंक्रीज बाय 20% एंड लास्ट 6 मंथ रेट इंक्रीज बाय 35%। एक बार x 1.2x 1.35x करवा ले, इक्वल टू 75,000, जिसकी जो वैल्यू x पे मैंने कुछ करना नहीं, इनके ऊपर सेम फॉर्मूला पुट करेंगे और आंसर निकाल देंगे। रेट इंक्रीज आफ्टर 3 मंथ्स, एवरी आफ्टर 3 मंथ्स बाय 20% ऑफ देयर प्रीवियस रेट, 20% ऑफ देयर प्रीवियस रेट। पहले फर्स्ट क्वार्टर का x, नेक्स्ट क्वार्टर का 1.2x, नेक्स्ट क्वार्टर का 1.2 का 20% ऐड करो 1.44x, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में एक बार और ऐड करना है, फिर दोबारा से 20%। तो इतने 4x लिखने हैं, 75,000 को इन 4 रेशो में डिवाइड करना, x की वैल्यू निकाल के, पहले वाले को छेड़ना नहीं, बाकी तीनों के जो अमाउंट निकलेंगे डिवाइड बाय जो परसेंट बढ़ा है वो मल्टीप्लाई बाय जो निकालना है वो तीनों को लगाएंगे, आंसर निकाल। मतलब कितना भी मुश्किल क्वेश्चन बनाओ, कितना भी कुछ भी करो, आपको वो लैंग्वेज रीड करनी आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन मतलब ज्यादा नहीं तो कम से कम भी लगा के चलो तो 15 साल तो ही गए क्वेश्चन है हुए, 15 साल से मैंने नहीं देखा, पता नहीं क्यों एक ही चिपका रखा, बस यही क्वेश्चन है, यही पेपर में आता है, यही जगह पर, फिगर भी यही है, आंसर भी यही है, चेंज ही नहीं है, सब कुछ यही है। क्लियर? चलो ये तो था कि अगर हमने अपने तरीके से सोल्व करना और कभी चेंज ओवर होके आ जाए तो भी, बट इसको देख के नहीं समझना कि एस्केलेशन क्लोज अभी ये वाला है, बट खाली यही नहीं है, कुछ भी दे सकता है, खाली ये लाइन लिखी नहीं आ सकती है, तो मैंने इसी लाइन को मोल्ड किया, कुछ भी दे सकता है, तो अदरवाइज हमारा क्वेश्चन वैसे सोल्व है। एक आप लोग बोल रहे हो कि उसमें आंसर कुछ रिक्वायरमेंट पूछ लो एक बार इसमें। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आफ्टर टेकिंग द इफेक्ट ऑफ एस्केलेशन क्लॉज। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आफ्टर टेकिंग इफेक्ट ऑफ एस्केलेशन क्लोज ऑन 30 जून 2021। तो वो तो फिर ऐड होके आ ही जाएगी, 5,000 उसमें ऐड कर दो बस, वर्कशीट में 2,05,000। आंसर देखा भाई क्या है, क्या पे नंबर है इसमें स्कैनर में 9 पॉइंट, इसी में दे देंगे।
$74,050 सर। Calculate the value of work certified. The value of work certified 25 increase this 5%. 5,000, 25,000, 20,000. Value of contract to be increased by 5,000. Therefore the revised contract value is 5,05,000। चलो उसने पूछा था वर्क सर्टिफाइड, हमने बोला था कितना। अभी आपने वर्डिंग अगर पिछली सुनी हो, इसने बोल दिया न्यू चेंज वर्क सर्टिफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देते हैं। हमने जो भी आंसर निकाला, कितना आंसर निकाला आपने? इस सारे को स्किप करके 5,000। अभी तक मैंने जितनी वर्डिंग आपको बोली वो आपको ये बोली कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने रुपए से बढ़ जाएगा? 5,000 से हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। यही था ना हमारे पास। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। यहीं तक पूछता था। अब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा? क्या इंक्रीज करो? वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड विल बी इंक्रीज्ड बाय कितना? अब क्वेश्चन में जाकर देखो कॉन्ट्रैक्ट है कितने का? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख में से कितना वर्क सर्टिफाइड है? बोले वर्क सर्टिफाइड इज 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। कितना परसेंट था? 40%। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5 लाख प्लस 5,000 कितना? 5,05,000। और न्यू वर्क सर्टिफाइड कितना? 5,05,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, 2 लाख। अगर पेपर में यही वाला क्वेश्चन आया हो और स्पेसिफिकली ये ना बोला हो कि वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू बताओ, सिंपल पेपर में आपको क्वेश्चन लिखा आएगा और बोल देगा प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्या आएगा? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बोल रहा है, तो नो डाउट सीधा आप वैल्यू यहां पर लिख दोगे एस्केलेशन क्लॉज, कि जब हमें पता लगा तभी हमने कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ दिया। अगर कहा कि यहां नहीं करना, सिर्फ न्यू वर्क सर्टिफाइड लिखना है, तो न्यू सर्टिफाइड यहां से हटा कितना आ जाएगा? 2,02,000। क्लियर? तो अगर क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ऐसे नहीं लिखा होता कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो आप क्या करते? सारा उतार के क्या लिख देते? बाय एस्केलेशन क्लॉज। अगर आ गया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालो, तो प्रोपोर्शनली 5 लाख में 2 लाख, तो 5,05,000 रुपए के अंदर 2,02,000। क्लियर? इतना सा चेंज उन्होंने डाला हुआ, पिछले वाले में ये चेंज नहीं था। पिछले वाले में सीधा प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी को? कंफर्म्ड है? चले आगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं एस्केलेशन क्लोज का ही, ठीक है? उसके बाद आप इनके क्वेश्चन उठाओ, कोई भी करो क्वेश्चन, कोई भी कैसे भी, कॉन्ट्रैक्ट की कोई सी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसने एस्टिमेटेड वाला क्वेश्चन अगर कर लिया, मैंने लास्ट क्लास में कराए थे, उससे ऊपर और कुछ नहीं है करने के लिए, लास्ट है। और ये एक एक्सेप्शनल है। अब ये 5 का दे, 10 का दे, कितने का दे, कैसे भी दे सकते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा और कॉन्ट्रैक्ट का बचा हुआ इस चैप्टर के लिए। इसमें क्वेश्चन और था हमारे पास ऊपर, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा दिखने में था। ये क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये भी नोट करना, मैं तो बोल दूंगा इस बार ये पेपर में आ सकता है क्योंकि वो लेटेस्ट आया, तो मैं इसके साथ भी लिख देता हूँ। May 2023 एग्जाम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट। ये भी एक बार पहले आ चुका है एग्जाम में, काफी पुराना, अराउंड 15 ईयर्स बैक, 14 to 15 ईयर्स बैक होगा ये क्वेश्चन। एक कॉन्ट्रैक्टर, अब समझ आ गया ना एस्केलेशन क्लोज क्या होता है। अब कुछ स्टैंडर्ड एक्चुअल जैसे बोलेगा, ध्यान से देखना कि क्या हुआ है। एक चीज पहले मेरी सुन लो, मतलब इस क्वेश्चन में क्या आने वाला है तो पता लग जाएगा। जैसे मैंने भी कहा था आपको 350 रुपए का मटेरियल बैग, अगर किसी को लाइन याद हो तो मैंने बोला कि कितने लगेंगे वो हमारा इम्पैक्ट नहीं है, हमारा इम्पैक्ट है रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है। मान लो 10,000 बैग लगने थे, 10,000 बैग ही लग रहे हैं। हमारा डिसाइड हुआ एस्केलेशन क्लोज कि भाई अगर प्राइस बढ़ गया तो हम इतने का इतने परसेंट या इतना अमाउंट जो भी कहोगे, जो भी आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग हम बढ़ा देंगे। बात हो गई। कॉन्ट्रैक्टर ने लिखा कि 10,000 बैग लगने थे, 350 का हिसाब से टोटल वैल्यू निकाल लिख दी। रेट तो नहीं बढ़ा, बट बैग 10,000 की जगह 10,500 लग गए सीमेंट बैग। एस्केलेशन क्लोज लगेगा कि नहीं लगेगा?
एस्केलेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा। क्या डिसाइड हुआ था? अगर का मटेरियल का रेट बढ़ गया तो, बट मटेरियल का रेट तो बढ़ा ही नहीं, क्वांटिटी बढ़ी ना भाई। तो 11,000 लगा, मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आइडिया था तो ना 10,000 ही बैग लगेंगे, ऊपर लगे नीचे लगे, तूने लगाया ज्यादा लगा दिया, तेरे मिस्त्री ने कम लगाया, तो मुझे क्या फर्क पड़ा? हाँ, अगर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट होता या उस क्वांटिटी से रिलेटेड भी कुछ होता फिर तुम बढ़ा देते भाई, इतनी क्वांटिटी फिक्स्ड है, अगर इससे ऊपर लगी तो उसका भी ये लगाएंगे वो लगाएंगे, तब तो ठीक है। अगर नहीं है तो एस्केलेशन क्लॉज सिर्फ क्या कहता है, प्राइस की वजह से अगर कोई चेंज हुआ तो हम आपकी वैल्यू बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्वांटिटी का कोई इंपैक्ट नहीं था। बट ऐसा जरूरी नहीं कि क्वांटिटी का इंपैक्ट होता नहीं है, क्वांटिटी का इंपैक्ट हो सकता है अगर क्वेश्चन में कहा हो तो, हमारे एस्केलेशन क्लॉज में लिखा हो तो। पिछले में कुछ लिखा था उसने? नो, तो लिखा था भाई जो मटेरियल का प्राइस हुआ उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में बोले मटेरियल का क्वांटिटी भी 10% एक्स्ट्रा लग गया है, तो हम पहले 10% को हटा लेते कि भाई पहले तो क्वांटिटी की वजह से ये रेट बढ़ा हुआ है, मतलब टोटल अमाउंट बढ़ा है, तो पहले तो अब क्वांटिटी हटाओ। मैं बोला कितने भी मुश्किल क्वेश्चन कुछ भी बनाओ, इंग्लिश लिखी होगी पढ़ना और उसका मीनिंग निकालना, बट वहां तक आए नहीं। तो एक इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको पता लग गया, जो क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो तो कहां जाना है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर ही लिखा है जो भी लिखा, कोई इसके पीछे लॉ नहीं है हमारे पास, एक्ट नहीं है कोई भी कि क्या लगेगा। A contractor has entered into a long-term contract at an agreed price of 17,50,000 subject to an escalation clause for material and wages as spelled out in the contract and corresponding actuals are as follows. Spelled out मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया और बता भी देंगे आपको क्या लिखा गया, और एक्चुअल में ये हुआ। corresponding actuals are as follows। कह रहा है मटेरियल A B C, स्टैंडर्ड हमने क्या सोचा था एज पर कॉन्ट्रैक्ट, 5,000 टन लगेगा, 3,500 लगेगा, 2,500 लगेगा, 50 रुपए रेट, 80 रुपए रेट और 60 रुपए के अंदर। एक्चुअल में लगा 5,050, 3,450 और 2,600, 48, 79 और 66। देखो अगर मैं आगे क्वेश्चन ना पढ़ूं, मेरा अभी तक पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि शायद क्वांटिटी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसकी वजह से फर्क पड़ना चाहिए? डेट की वजह से, रेट की वजह से फर्क पड़ना चाहिए। रेट की वजह से फर्क पड़ेगा, एक सेकंड होना चाहिए। हेलो, हाँ जी, मेरे बैग में है, चलो मैं छुट्टी होगी भी आ जाऊंगा साथ। हाँ हाँ कोई नहीं, हाँ हाँ, वैसे तो उठाता नहीं, बट मुझे लगा कि कोई वहां से कोरिलेट होके ना आया हो। चलो, तो उन्होंने कहा कि मुझे अगर पढ़ा तो मुझे लगा कि अभी तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि क्वांटिटी का फर्क नहीं, सिर्फ किसका फर्क है, रेट का फर्क है। बट कुछ डाटा आगे ऐसे मटेरियल का, ऐसे ही वेजेस का। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पहली बार ही आया था ना, तो बहुत कम बच्चे, मेरी क्लास के बहुत कम बच्चे करके आए थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि एस्केलेशन क्लोज का भी ऐसा क्वेश्चन कोई आ सकता है। उनको तो वही लगा वो 5% वाला ही आएगा, तो ये दे दिया तो बच्चों को लगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वो कुछ नहीं समझ आया, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, उससे सब निकालना है। छोटी सी एक लाइन नीचे लिखी हुई है, कह रहा है रेकनिंग, ध्यान से पढ़ना, रेकनिंग द फुल एक्चुअल कंजप्शन ऑफ मटेरियल एंड वेजेस, द कंपनी हैज क्लेम्ड ए फाइनल प्राइस ऑफ 17,73,600। कंपनी ने कहा जी देखो, कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी मतलब कॉन्ट्रैक्टर, कि भैया मेरे को 17,73,600 का क्लेम मिलना चाहिए क्योंकि मेरा रेट जो है वो बढ़ गया है। कहीं आपको क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दे रखा है? यस, कितना? 17,50,000। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करा, अपने हिसाब से कैलकुलेट करके एक रेट दे दिया, कितना? 17,73,600, मतलब 23,600 का इंक्रीज दे दिया। ये फिगर के बाद गिव योर एनालिसिस ऑफ एडमिसिबल एस्केलेशन क्लेम एंड इंडिकेट द फाइनल प्राइस टेबल। आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए? इतना ही क्वेश्चन है, 10 मार्क्स। मैंने कहा, मैं तो अभी तक पता क्या मन बनाया था कि सिर्फ रेट का डिफरेंस मिलेगा, प्राइस का डिफरेंस, मतलब रेट का डिफरेंस है, क्वांटिटी का कोई डिफरेंस नहीं मिला। जो क्वांटिटी आपने फालतू लगाई, कम लगाई, वो आपका प्रॉफिट लॉस है। कॉन्ट्रैक्ट ही कहता है भाई मेरी बात हुई थी किसकी? प्राइस की। अगर प्राइस बढ़ेगा तो मैं बढ़ा के दूंगा, अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा तो मैं बढ़ा के नहीं दूंगा। क्वांटिटी की कोई बात हुई? नो। कहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा? नो। अब मैं पूछता हूं, 6 आइटम के रेट दे रखे हैं, 3 मटेरियल 3 लेबर। पहले तो ये देख लें किस किस के ऊपर बढ़ेगा। स्टैंडर्ड रेट था 50 रुपए, यहां रेट कितना है? क्या एस्केलेशन क्लॉज लगेगा?
नहीं लगेगा। क्या रेट है? 80 रुपए। कितना हो गया? क्या लगेगा? नहीं लगेगा। कितना रेट है? 60। कितना है? लगेगा। कितने रुपए के हिसाब से? 6 रुपए के हिसाब से। क्लियर? इस पे आए, रेट कितना? 70। रेट हो गया 72। लगेगा? यस। 2 रुपीज के हिसाब से 75 75 नहीं लगेगा। 65 66 लगेगा। समझ आ गई? अब वैसे तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि कितना क्लेम होना चाहिए, बट हम उसका दिमाग भी रीड कर सकते हैं। किसका? कॉन्ट्रैक्टर का, कि उसने ये फिगर कैसे निकाल दी होगी। जरूरत नहीं है निकालने की, बट फिर भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। तो मैं पहले तो अपने क्वेश्चन को ये रीड करके डिसाइड कर लिया कि 3 रीजन से तो डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ 3 रीजन से डिफरेंस है। मटेरियल सी से, वेजेस एक्स से और वेजेस जेड से। बट कहता है कोई बात नहीं, आप टेबल एक ही बना दो इकट्ठी, अपने आप डिफरेंस निकल जाएगा। 6 डिफरेंस निकाल दिए। अब ध्यान से पढ़ते जाओ। कहता है स्टेटमेंट शोइंग फाइनल क्लेम। स्टेटमेंट शोइंग फाइनल क्लेम। ध्यान से पढ़ना। मटेरियल ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी? 5000। स्टैंडर्ड रेट 50, एक्चुअल रेट 48, वेरिएशन इन रेट 2 रुपए, एस्केलेशन क्लेम चलो आपके हिसाब से एक काम करते हैं, माइनस वाली भी फिगर नहीं लेते, ठीक है? तंग नहीं करते आपको, कोई बात। आपके हिसाब से क्या क्या चेक करना चाहिए था हमारे को? आपके कहते हैं सी, मतलब पहले मटेरियल सी, तो मटेरियल सी का चेक कर लेते हैं। बोले स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2500, 60 रुपए लगनी चाहिए थी, 66 लगाई, 6 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा कितने? 15,000। ये 2500 क्यों लिया हमने? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्यों लिया, एक्चुअल क्यों नहीं लिया? अगर देखोगे तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला हमने ये है भाई। स्टैंडर्ड में आपने बताया था 2500 लगेंगी, अब आप 2400 लगाओ, 2600 लगाओ, 2800 लगाओ, 2000 लगाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब है 2560 रुपए के हिसाब से। अगर 2500 पे 60 की बजाय कोई और रेट आता है और आपके हिसाब से हायर रेट आता है, तो मैं कुछ दूंगा वही 2500 के लिए। आपने 2400 लगाई तो मुझे मतलब नहीं है, आपने 2200 लगाई मुझे मतलब नहीं है, आपने 2800 लगाई, ऐसा नहीं बोल सकते कि 2500 की जगह 2600 लगी तो मैं 100 का नहीं दूंगा, बट 2500 का 2400 लगा तो मैं 100 का काट लूंगा। नो, मेरा क्या बात हुई है? क्वांटिटी कंसीडर नहीं करनी है। जो क्वांटिटी हमारी डिसाइड हो गई वो वही की वही है, सिर्फ रेट बढ़ा तो मैं बढ़ा के दूंगा। तो अगर आप देखो सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी था कितना? 2600। क्या उसने 2600 को कुछ दिया? नहीं दिया। तो सिर्फ 2500 क्वांटिटी की बात हुई थी, रेट लग गया 60 की जगह 66 रुपए। तो आपके हिसाब से 15,000 रुपए तो ये एक्स्ट्रा देने बनते हैं आपके हिसाब से। इन्होंने लिमिट नहीं लगाई, कोई लिमिट नहीं है कहीं पर किस चीज की। जैसे बढ़ेगा तो ना, सिंपल क्वेश्चन है ना। वहां भी आपके पेपर में क्वेश्चन है, 5% बोला ही नहीं उसने। क्वेश्चन यही वाला आ गया, सोचो देखो। फिर उन्होंने बात बता दी, अच्छी बात बता दी। क्वेश्चन है यही वाला कॉपी बेस, ये 25% वाला है। 5% वर्ड ही नहीं बोला उसने, बोले जितना बड़ा उसका 25%, और 25% इंक्रीज हुआ है। फिर सीधा 25 का निकाल गए, डिवाइड बाय 125, मल्टीप्लाई बाय 25, उसका भी 25। बट कोई बच्चे तो समझदार है नहीं, ये तो क्वेश्चन गलत है, इसमें 5 भी था तो 5 भी लगा के आ रहा है। जरूरत नहीं ना भाई, जो क्वेश्चन दे रखा है, मैंने क्या बोला आपको, वो कुछ भी बोले, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा, सिर्फ क्वेश्चन। अगर अभी भी बोल देता कि अगर 5,000 रुपए तक बढ़ा तो हम नहीं बढ़ाएंगे, तो मेरा आंसर 15 आया तो मैं 5 छोड़ देता, ऊपर के 10,000 ले लेता। हो सकता अगली बार आ भी जाए ऐसा कुछ करने के लिए। चलो फिर बोला वेजीज में आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी वेजीज में चेंज था? एक्स में और जेड में। तो एक्स में वही स्टैंडर्ड 2000, 70 सोचा था, 72 लग गया, 2 रुपीज प्लस मतलब 4000, 3000 लगा स्टैंडर्ड था, 65 सोचा था, 66 लग गया, मतलब 1 रुपये प्लस मतलब 3000, तो 4000 और 3000 कितना? 7000। तो आपके हिसाब से 7000 और 15,000 कितना होना चाहिए? 22,000। ये आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। स्टेटमेंट चलो फाइनल प्राइस तो भी हम निकाल देंगे जब बढ़ाएंगे तो। द क्लेम वैसे ही बता रहा हूं उनके वाला। द क्लेम ऑफ 17,000 73,600 इज बेस्ड ऑन द टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट, क्वांटिटी एंड प्राइस। तो कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे कैलकुलेट कर दिया होगा? उसने सीधा कहा स्टैंडर्ड कॉस्ट, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट की टेबल बनाते हो, 5,000 लगना चाहिए था 50 के हिसाब से 2.5 लाख का,
लगा कितना 5050 लगा, 48 रुपए के हिसाब से 2,42,400 होगा। तो उसने पूरी पूरी क्वांटिटी अमाउंट सब कैलकुलेट कर कहा 6550 का यहाँ डिफरेंस, 17,050 का यहाँ डिफरेंस, 23,600 रुपए बढ़ने चाहिए, जो उसने बढ़ा के क्वेश्चन में दिया था। क्या इतना मिलना चाहिए? तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए, क्वांटिटी की तो बात ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो आंसर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 22,000 रुपए। सोच के देखो एक बारी। अब इसमें क्या आपको एजम्पशन लेनी है या क्या आपको नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है? अगर आप कॉन्ट्रैक्टी हो, कौन हो आप? कॉन्ट्रैक्टी हो। आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो कि सर अगर मटेरियल के रेट बढ़ गए तो मैं बढ़ा के लूंगा, आपने कहा ठीक है ले लेना। आपके साथ कोई और बैठा था, मैं ही बैठा था, मैं सिर्फ छोटी सी बात और बताऊं, अगर रेट कम हो गए तो कम नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्वांटिटी तो उठा दी हमने, क्वांटिटी की तो प्रॉब्लम नहीं है। सर मटेरियल के रेट बढ़े तो बढ़ा देंगे, बट अगर कम हुए तो कम भी करने पड़ेंगे। एस्केलेशन क्लोज का मतलब ही हमारे पास यही है कि भाई अगर कुछ चेंज हुआ, चेंज इन प्राइसेस विल इफेक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बढ़ा है तो बढ़ाना है, घटा है तो घटाना। बट क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ गया ओनली इंक्रीज विल बी कंसीडर्ड, नो डिक्रीज विल गिवन इफेक्ट, देन डिक्रीज नहीं करना। बट ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। बट क्वेश्चन है कहीं भी कुछ भी लिखा हुआ देंगे नहीं है, क्वांटिटी कभी भी कंसीडर नहीं करनी है, और प्राइस बढ़ गया तो बढ़ा दो, घट गया तो घटा दो। वही क्वेश्चन अभी आपने किया मटेरियल वाला, जब हमने भी पीछे के भी किया, उसमें मटेरियल का रेट तो इंक्रीज हुआ था, अगर लेबर का रेट कम हो गया होता फिर तो कोई बात नहीं, कम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके दोनों को ऐड किया था, उसमें से मटेरियल ऐड और वेजेस का लेस कर देते। तो सेम इसने यहां पर भी कहा कि जब आपका 22,000 आप निकाल रहे थे तो 22 नहीं 5,000 लगना चाहिए था 50 के हिसाब से, बट वो कितने का लगा 48 के हिसाब से, तो 2 रुपए कम भी करो ना फिर, तो 10,000 लेस, 35,000 लेस। तो इसका मतलब कितना 1500 नेट मटेरियल में से बढ़ा और 7,000 नेट आपका वेजेस में से बढ़ा, तो कितना आ गया 8,500। अब कह रहा है कुल बढ़ा के बताओ क्या बनेगा। बोले अग्रीड प्राइस पहले था 17,50,000 रुपए का, 5 लाख बट 1,500 बढ़ेगा मटेरियल का, 7,000 बढ़ेगा लेबर का, 8,500 बढ़ के तो टोटल हो जाएगा 17,58,500। वैसे तो इतना ही करने की जरूरत थी, नीचे वाले की जरूरत नहीं थी, बट द क्लेम ऑफ दिस कैन बी वेरीफाइड एज शोन बिलो, उसने वेरीफाइड करके दिखा दिया। वो हमें पता था कि उसने क्वांटिटी और कंसीडर दोनों, जैसे देखोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाली टेबल बना दी उसने, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट का डिफरेंस ले लिया सीधा सीधा 23,600। द क्लेम इज not admissible because escalation clause covers only that part of increase in cost which has been caused by inflation, मतलब प्राइस। फिर नीचे एक नोट लिखा उन्होंने, it is fundamental principle that the contractee would compensate the contractor for increase in cost which are caused by factors beyond the control of the contractor and not for increase in cost which are caused due to inefficiency or wrong। ये लाइन क्यों लिखी कि भाई 5,000 की जगह तेरा 5,050 मटेरियल लग गया तो गलती तेरी है, या तो तूने पहले एस्टिमेशन ठीक नहीं लगाया, या फिर जब तू मटेरियल यूज करा तो तूने ठीक ढंग से यूज नहीं किया, तो ये तेरी गलती है, इसको भुगतान हम लोग नहीं करें। अगर तू मुझे पहले ही बताता कि 5,000 की जगह 5,050 6,000 का इतना मटेरियल लग गया तो शायद मैं काम शुरू नहीं कराता। ये जनरल प्रॉब्लम है, बता दूं आपको मैं। कभी पेरेंट्स से पूछ के देखना, जब आपके घर पे कोई छोटा मोटा वर्क का काम होता है, पेंट कराना आपने, पेंटर बोलते भाई साहब कितना पेंट लग जाएगा, पेंट लग जाएगा, ऐसे घर देखता रहेगा, बोलेगा सर 3 बाल्टी नोट कर लो 10-10 लीटर वाली। कितना लीटर? 30 लीटर। फिर आपके पापा बोलेंगे 30 लीटर पेंट, इतना ज्यादा खींच के कम करोगे तो 25 लीटर लगा लो, 25 में हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले कितने में? फिर जब फाइनल बिल क्या आएगा ना तो पापा से पूछना कितने लीटर लेके आए, 50 लीटर। 50 कैसे आया होगा? बाल्टी खोली उसने, जो बकेट होती है, खोला, अपना करना स्टार्ट कर दिया, भरता जा रहा है, अभी आधा घर पड़ा हुआ और इतना सा पेंट रह गया। बाबूजी कल पेंट ला देना, खत्म हो गया 25 लीटर। मतलब क्या किया, दीवार पे लगाया, मैंने पिया तो है नहीं, कितना और लाऊं, अभी 10 लीटर ले आना हो, 10 लीटर लेगा, एक कमरा और हो जाएगा, फिर एक कमरा और पड़ा हुआ, एक और पड़ा हुआ, 50 लीटर। कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते छोड़ दो आधा घर बीच में। अगर वो पहले ही बोलता 50 लीटर, फिर हम कराते ही नहीं। तो टैक्स समझो, ये तो मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल बताया कि जब हमें कोई भी वर्किंग या वर्कर आके इतना एक्सपेंस बताता है, हमें पता लग जाता है कि वो इतना नहीं है, वो उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंस आपका और भी आने वाला है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है, एस्टिमेट ही नहीं है, कितना बोल रहा है मालूम ही नहीं है, और मुझे जितना बोलता है मैं उससे कम ही लेके आता हूँ। उसको पता मंगवाना है और कितना लगाना है उसको पता ही नहीं है। तो
तो आपको आइडिया होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी वर्किंग कितना कर रहे हैं। तो ये इसने नोट लिखा है, इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल कि भाई अगर आपने एस्टिमेशन गलत लगाया, आपकी गलती से गलत लगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर बियर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं देगा। और दूसरी एक और एजम्पशन कि जो कॉन्ट्रैक्टर देगा वो हमेशा सिर्फ इन्फ्लेशन और प्राइस के लिए देगा, क्वांटिटी के लिए नहीं देगा। और एक लाइन और भी आप लिख सकते हो कि जैसे इंक्रीज के लिए बेनिफिट देगा मतलब कॉन्ट्रैक्टर को, अगर डिक्रीज हो तो बेनिफिट लेगा भी। तो इंक्रीज है तो बढ़ाना है, डिक्रीज है तो बढ़ाना। एक क्वेश्चन और ये, इसको थ्योरेटिकल समझो, प्रैक्टिकल समझो, जो भी है कि क्वेश्चन भी आपको साथ में एस्केलेशन क्लोज का गिवन है। सर ये वेरिफिकेशन में मतलब इन्होंने पता नहीं क्यों लिखा, मुझे जरूरत नहीं लगती, मैं तो कहता हूँ हमेशा इतना ही करके आओ। वो तो जब दे रखा है 17,300 तो मेरे से क्वेश्चन पूछा नहीं, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कैलकुलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन कैलकुलेटेड, तो कहीं कुछ गिवन नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपना एनालिसिस बताओ, सफिशिएंट करो और खत्म करो, आधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। बट दूसरा निकालने के लिए अच्छा दे रखा, समझ आ गया क्यों कर रखा, आपको जरूरत नहीं है करने की। क्लियर? अब कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा सुन लो, ये हमारा चैप्टर तो यहाँ पर खत्म हो रहा है कि पेपर में क्या क्या आ सकता है। पहला पार्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ फॉर्मूला का क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का हो चाहे एस्टिमेटेड का हो। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला के बहुत कम चांस हैं कि आपको दे, बट एस्टिमेटेड के सिर्फ फिगर दे के नॉशनल प्रॉफिट, एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट और उसको बोलेगा चारों फॉर्मूले लगा दो, पहला क्वेश्चन तो वो आएगा छोटा 5 मार्क्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और टॉपिक जो भी अभी हमने कंप्लीट किया, कौन सा, एस्केलेशन, 2 क्वेश्चन तो ये। तीसरा क्वेश्चन आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसमें मटेरियल, डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं, तो आपका प्लांट वाला पार्ट जो है वो, या फिर नीचे एक वर्क अनसर्टिफाइड का हमने क्वेश्चन किया था, और नॉशनल प्रॉफिट के ऊपर फॉर्मूला इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन एक्सेप्शनल के हैं, एक आपका फॉर्मूला वाला, एस्केलेशन क्लोज वाला, और एक चौथा पार्ट आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट वाला, जिसमें डबल कॉन्ट्रैक्ट बनाना था। पहले पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो, एक नॉशनल प्रॉफिट निकाल के छोड़ दो जो भी घर से आप करके आए थे, आरएसटी वाला और जो वेजेस आउटस्टैंडिंग वाला, फिर सारे ऐड करके एक नया एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालो, 4 फॉर्मूले से कोई एक फॉर्मूला लगाओ, अमाउंट निकालो और उसके ऊपर जाके लिख दो। ये 4 टाइप के क्वेश्चन है। अगर इन 4 टाइप का किसी को लॉजिक आता है तो कॉन्ट्रैक्ट के चाहे 50 क्वेश्चन आ जाए चाहे 100 क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ रीड करना और लिखना, और सिर्फ एक एक 2-2 आइटम कैलकुलेट करनी होती है, आपने हर क्वेश्चन में देख लिया। अभी मैंने एस्केलेशन क्लोजर के पिछले वाला कराया तो एक ही आइटम थी, सिर्फ एक फॉर्मूला करता, बाकी सारा क्वेश्चन सेम का सेम। एस्टिमेशन वाला भी किया, फॉर्मूला वाला भी किया, तो एक या 2 जगह पे कैलकुलेशन होती है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम का सेम। और उसके लिए बेस्ट पार्ट आपका है ये वाला, पहले स्टडी मटेरियल खत्म करो, फिर स्टडी मटेरियल के बाद इसके क्वेश्चन जो लास्ट अटेम्प्ट के दे रखे हैं तो वो सारे टॉपिक वाइज करना। टाइम है तो मैं कहता हूँ करके मत देखो, जहां दिखे आपको कि ये 2007 का है, 8 का, पढ़ तो लो एक बारी, पढ़ के लगे कि हाँ वैसा ही आ रहा है, वैसे थोड़ा और बिल्डअप जान लगे कि बहुत मुश्किल है, दिल करे तो करके देख लेना, नहीं करे तो उसको मार्क करके छोड़ देना, मेरे से पूछना कि सर करना है या नहीं करना। बट लेटेस्ट 18-19 के बाद वाले 4 से 5 साल के सारे क्वेश्चन करके आपको देखने, ठीक है। एक क्वेश्चन 5 to 10 मार्क्स 110% कंफर्म्ड है, इसमें से आपको पेपर में आना है, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी करना। क्लियर? नेक्स्ट